तो 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 1 जुलाई 2021 से ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लागू होने वाला है। आज तक गुड्स को टीडीएस के दायरे से बाहर रखा गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि गुड्स को, अभी तक टीडीएस के जितने भी प्रावधान है वो सब सर्विसेज पे लागू होते हैं, गुड्स पर कोई प्रावधान लागू नहीं है। इसलिए 194 क्यू पहली बार गुड्स पर आपने जितना गुड्स खरीदा साल भर में, उस पूरे गुड्स पर आपको 0.1% टीडीएस काटना है। परंतु उसके अंदर दो उन्होंने कंडीशन साथ में दी है कि टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर दिस 194 क्यू। जिस व्यक्ति का पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है। तो कोई भी एसएसयू, चाहे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी वगैरह, अगर उस व्यक्ति का बिजनेस है, उसका पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए। जैसे अभी हम 1 जुलाई 21 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लाइबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो पिछला वर्ष है फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो मार्च 21 में अगर किसी भी व्यक्ति का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो वह 1 जुलाई से इस दायरे में आएगा। अब 1 जुलाई के बाद उसे टीडीएस किस व्यक्ति का काटना है, तो जिस व्यक्ति से अगर हमने पूरे वर्ष भर में 50 लाख से अधिक का कोई गुड्स परचेज किया, उसके लिए अगर हमने कोई पेमेंट किया, तो उस अमाउंट पर हमें टीडीएस डिडक्शन करना होगा। अब इसमें चूंकि ये प्रावधान वर्ष के बीच में लागू हो रहा है, ज्यादातर प्रावधान कई बार 1 अप्रैल से लागू होते हैं, पर ये टीडीएस के प्रावधान कई बार वर्ष के बीच में लागू होते हैं, तो अब 1 जुलाई से लागू हो रहा है। तो 50 लाख रुपए कंसिडर करने में हमें 1 जुलाई के पहले का टर्नओवर भी जोड़ना है क्या? यस। 1 अप्रैल से लगाकर 30 जून 2021 के बीच में भी अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है, तो 50 लाख रुपए की जो टोटल लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, उसे डिसाइड करने के लिए हमें 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो भी हमने गुड्स परचेज किया है, उस फिगर को भी ऐड करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने अप्रैल से जून के बीच में 35 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया है। अब जुलाई महीने में हमारे क्लाइंट ने 20 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया है, तो टोटल मिलाकर के उसका पूरे फाइनेंशियल ईयर का जुलाई तक का परचेज हो गया 55 लाख रुपए। तो जैसे ही 50 लाख रुपए उसका टोटल परचेज क्रॉस हो जाएगा, तो 5 लाख रुपए पर उसे टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आएगी। शुरू का जो 50 लाख का अमाउंट है, उस पर टीडीएस नहीं करना है, केवल 50 लाख की लिमिट में हमें उसे जोड़ना है। फिर 50 लाख से एक्स्ट्रा जितना भी अमाउंट पूरे वर्ष भर में हम परचेज करेंगे, एक सिंगल पार्टी से जो परचेज करेंगे, उस पार्टी से हमें 0.1% टीडीएस का डिडक्शन करना है। ये डिडक्शन हमें रेजिडेंट सेलर के केस में करना है। अगर हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, नॉन रेजिडेंट से, फॉरेन कंपनी से कोई गुड्स परचेज किया है, तो चूंकि वो नॉन रेजिडेंट है, तो उस पर हमें टीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है। फिर इसमें जो 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें क्या हम सर्विसेज को भी जोड़ेंगे? यस। टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, अगर कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर भी है, गुड्स भी सेल करता है, मान लिया उसने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो पिछले वर्ष में की है, उसने 4 करोड़ रुपए की, और उसने पिछले वर्ष में गुड्स सेल किया है 7 करोड़ रुपए का, तो आपके एसएससी ने कहा साहब मैंने गुड्स तो 10 करोड़ से कम बेचा है, तो मैं इसमें कवर्ड नहीं हूं। किंतु ऐसा नहीं है। गुड्स और सर्विसेज दोनों का टर्नओवर हमें देखना है। 10 करोड़ की लिमिट डिसाइड करने में ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर शब्द यहां पर लिखा है। रिसिप्ट ज्यादातर सर्विसेज के रेफरेंस में कवर किया जाता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर। तो कोई भी तरह का उसका ग्रॉस रिसिप्ट है, टर्नओवर है, टोटल सेल है, उस सबको हमें इंक्लूड करना है। अगर वो 10 करोड़ से अधिक है तो हमारा एसएससी 194 क्यू में कवर्ड होता है। फिर ये 194 क्यू लागू किन पर नहीं होगा? ये दो उन्होंने केवल एक्सेप्शन दिए हैं कि इन दो कंडीशन में 194 क्यू लागू नहीं होगा। अगर कोई ऐसा पेमेंट, ऐसा गुड्स परचेज जिस पर टीडीएस अन्य किसी सेक्शन में होने वाला है, तो फिर 194 क्यू लागू नहीं होगा। ऐसा सेक्शन हम इमेजिन करते हैं कौन सा होगा, क्योंकि टीडीएस के ज्यादातर प्रोविजन तो सर्विसेज पर लागू होते हैं, किंतु 194 सी के एक्सप्लेनेशन में कुछ गुड्स परचेज के लिए कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन में एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर आपने अपनी एसोसिएटेड कंसर्न के थ्रू कोई गुड्स परचेज किया तो वो 194 सी में कवर्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग के प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऐसा करके जो 194 सी का एक्सप्लेनेशन है, अगर उस सेक्शन में आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है तो फिर 194 क्यू लागू नहीं होगा, क्योंकि उस सेक्शन में ऑलरेडी टीडीएस का रेट 1% और 2% है। यहां पर रेट केवल 0.1% है, तो इसलिए हमें पहले उस सेक्शन में लागू टीडीएस डिडक्शन करना होगा, यहां पर लागू नहीं होगा। या टीसीएस का भी एक उन्होंने एक्सेप्शन दिया है कि 206C1H
206C1H सेक्शन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है। 206C1H के अलावा टीसीएस के अन्य किसी भी सेक्शन में अगर उस गुड्स पर सेलर ने टीसीएस कलेक्शन कर दिया तो बायर को सेम गुड्स पर टीसीएस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कंपनी है, कंपनी ने एक कार खरीदी, कार की वैल्यू 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपीस की कार परचेज की। तो अब चूंकि कार हमारे लिए गुड्स तो नहीं है, किंतु कंपनी ने 206C1F में कार पर टीसीएस कलेक्शन कर लिया, क्योंकि कार पे टीसीएस 206C1F में लागू होता है। तो जब वहां पर टीसीएस हो गया तो फिर अब हमें इस पर 194Q में टीडीएस नहीं करना है। किंतु आपने टीडीएस तो नहीं किया, या 206C सबसेक्शन 1 एक सेक्शन है जिसमें टिम्बर, तेंदुली, स्क्रैप वगैरह अगर कोई व्यक्ति परचेस करता है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पर 1%, 2.5% इस तरह के रेट वहां दिए हैं, उस पर टीसीएस कलेक्शन करेगा। तो अगर 206C सबसेक्शन 1 में टिम्बर, तेंदुली, स्क्रैप वगैरह पे टीसीएस कलेक्शन हो गया तो फिर 194Q में हमें टीडीएस करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब हम हमारा 26Q फॉर्म फाइल करेंगे, 26Q टीडीएस का स्टेटमेंट होता है, हम हमारी रूटीन की भाषा में टीडीएस रिटर्न बोलते हैं, पर इनकम टैक्स की भाषा में उसे टीडीएस स्टेटमेंट बोला जाता है। 2005 के पहले इनकम टैक्स में इस टीडीएस रिटर्न शब्द यूज होता था, पर 2005 से ऑलरेडी भाषा चेंज हो गई। टीडीएस रिटर्न को इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस स्टेटमेंट बोला जाता है। तो हम जो 26Q में हमारा टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसमें एक कॉलम आता है 424, वहां पर उस कॉलम में ये पूछा है कि आपने टीडीएस क्यों नहीं किया। अगर आपका पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, आपकी परचेस 50 लाख से ज्यादा है इस पार्टी से, फिर भी आपने टीडीएस क्यों नहीं किया, तो आपने बताया कि मैंने इस एक्सेप्शन के कारण से टीडीएस नहीं किया। तो आपको वहां पर इसका ये एस करके कॉलम डालना पड़ेगा कि 194Q सबसेक्शन 5 का एक्सेप्शन का ये कोड दिया वहां पर, तो 26Q में ये कोड आपको वहां इंसर्ट करना पड़ेगा। आपको उस पार्टी से परचेस तो शो करना होगी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्टिंग में आपको नहीं छोड़ा है, टीडीएस कलेक्शन में छोड़ दिया। तो टीडीएस का अमाउंट वैसे भी बड़ा नहीं, केवल 0.1% है, क्योंकि ये जो 194Q सेक्शन है इसका मकसद, सरकार का मकसद टीडीएस से कोई रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है। गवर्नमेंट का मकसद है रिपोर्टिंग, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है वो लोग जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी के डाटा के लिए, जीएसटी में कई सारे फेक इनवॉइसेस वगैरह जो होते हैं करोड़ों के, उसको ट्रैक करना है, या जीएसटी में कई सारे लोग कई तरह की इरेगुलरिटीज करते हैं तो उसको इनकम टैक्स से मैच करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग से नहीं एक्सेप्शन दिया है। रिपोर्टिंग करना जरूरी है, तो आपको ये रिपोर्टिंग करना होगा कि उस सेक्शन में उसने टीडीएस काट लिया, हमने 194C में टीडीएस काट लिया इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया, या फला 206C सबसेक्शन 1 में टिम्बर, तेंदुली हुए तो सेलर ने ऑलरेडी मेरे से टीसीएस का कलेक्शन कर लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया। तो ये एस कोड हमें 26Q जब भी हम फाइल करेंगे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का, उसमें हमें ये रिपोर्टिंग करना होगा। फिर 10 करोड़ का जो हमें टर्नओवर डिसाइड करना है, इस अमाउंट में हमें जीएसटी को इंक्लूड करना है अथवा नहीं करना है। ये जो 10 करोड़ की राशि है इसमें हमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप कहेंगे सर वो सेक्शन 145A में तो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस की इनकम डिटरमाइन करने में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें ऐड करना चाहिए, किंतु आप यहाँ देखेंगे सेक्शन 145 में ये लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर लिखा है इनकम डिटरमाइन करने के लिए। तो आपका टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें ऐड करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यूटी वगैरह इसमें ऐड करना जरूरी है। किंतु टर्नओवर की डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं दी हुई नहीं है, और सीए इंस्टीट्यूट ने भी अपने गाइडेंस नोट में कहा है कि अगर एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस को सेपरेटली रिकॉर्ड करता है तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस टर्नओवर में ऐड नहीं किए जाएंगे। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो भी आपका टर्नओवर है वो ही टर्नओवर माना जाएगा। एक्सक्लूडिंग जीएसटी का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से अधिक है तो ही हमारा क्लाइंट उसमें कवर्ड होगा। यहां मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है कि अगर किसी व्यक्ति का पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 9 करोड़ है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और उस पर उसने 18% की रेट से 1 करोड़ 62 लाख रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया, तो टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया उसका 10.62 करोड़।
किंतु क्या वह व्यक्ति इसमें 194Q में कवर्ड होगा? नहीं, क्योंकि उसका एक्सक्लूडिंग जीएसटी टर्नओवर 9 करोड़ है। जो वो जीएसटी कलेक्शन करता है, उस जीएसटी को वो सेपरेटली लाइबिलिटी में जीएसटी कलेक्टेड में रिकॉर्ड करता है। दैट इज नॉट हिज टर्नओवर, सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ ₹10 करोड़। फिर 50 लाख की लिमिट, 50 लाख की लिमिट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि यहां पर जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस फ्रॉम द सेलर if the purchase in the financial year including purchase before 1st July 2021 is exceeding ₹50 lakh। तो हमें करंट ईयर में 1 जुलाई के पहले की परचेज जो भी है वो भी जोड़ना है, किंतु उस पर टीडीएस नहीं काटना है। 1 जुलाई के पहले अगर हमने मान लिया 70 लाख रुपए की भी परचेज कर ली, अप्रैल मई जून में 70 लाख की परचेज हो गई, तो उससे हमें 50 लाख की लिमिट के लिए तो कंसिडर करना है, पर उस 70 लाख रुपीस पर हमें टीडीएस नहीं काटना है। किंतु अब हमने जुलाई मंथ में हम उसी व्यक्ति जो सेलर है जिससे हमने 70 लाख का गुड्स परचेज किया था पिछले 3 महीने में, उससे हमने जुलाई में 25 लाख रुपए का गुड्स वापस परचेज किया। तो अब इस 25 लाख पर कितना टीडीएस होगा? 25 लाख में की राशि में से क्या कुछ माइनस करना है? नहीं, क्योंकि हमारा 50 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी 1 जुलाई के पहले क्रॉस हो चुका है। तो अब इस 25 लाख रुपए की पूरी राशि पर हमें 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। फिर ये 50 लाख की राशि क्या जीएसटी इंक्लूड करना है? इसको लेकर बड़ा संशय है, क्योंकि इस विषय को लेकर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194Q में भी ज्यादा स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है। किंतु जब हम देखते हैं कि सेक्शन 194C, 194J, 194H, इन सभी सेक्शन में लिखा है कि इनकम पर टीडीएस काटना है। Any income by way of professional fees, any income by way of payment to contractor, any income by way of rent। तो चैप्टर 17B के जितने भी 194A, B, C, 194A, 194C, H, I, J वगैरह जो सेक्शन है, ये सब इनकम पर टीडीएस की बात कहते हैं। तो उसमें हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके सपोर्ट में सीबीडीटी ने ऑलरेडी पहले भी 2 बार सर्कुलर निकाले हैं। एक सर्कुलर 2014 में आया था जब सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पर, फिर उसी के पैरेलल सीबीडीटी ने जब जीएसटी चालू हुआ तो तुरंत 2017 में सर्कुलर नंबर 23 निकाला। उसमें भी सीबीडीटी ने कहा कि जो भी आप सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं उसमें आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी के बाद जो भी अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको टीडीएस डिडक्शन करना है, अर्थात जीएसटी के पोर्शन पर टीडीएस नहीं करना। ये सर्कुलर नंबर 23 में कहा गया था, 2017 में इशू हुआ। किंतु उस सर्कुलर में उन्होंने ये शब्द क्लियर लिखा कि जीएसटी ऑन सर्विसेज। तो अब हमें जो टीडीएस का प्रावधान पहली बार गुड्स पर लागू हुआ है, तो अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये चर्चा चल रही थी कि ये सर्कुलर लागू हमारे गुड्स पर भी लागू हो जाएगा। किंतु मेरी ओपिनियन में जब तक सीबीडीटी से कोई नया सर्कुलर नहीं आता है, हमें ये निश्चित रूप से मानकर चलना चाहिए कि जीएसटी इंक्लूड करके ही हमें गुड्स पर टीडीएस का डिडक्शन करना है। क्योंकि मेरी ओपिनियन ये है कि ये जो डाटा गवर्नमेंट ये टीडीएस हमसे जो डिडक्शन की फॉर्मेलिटी करवा रही है, ये दे वांट टू मैच द डाटा ऑफ सेल एंड परचेज आल्सो विद द जीएसटी। तो जीएसटी से अगर आप टर्नओवर को यहाँ पे जीएसटी एक्सक्लूड कर देंगे और सेल पे भी 206C 1H में टीसीएस होता है, वहां पर जीएसटी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी मेरी ओपिनियन में हमें जीएसटी को एक्सक्लूड नहीं करना है, बिकॉज इट इज ऑन द गुड्स। फिर जो 2014 में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला था कि सर्विसेज पर हमें सर्विस टैक्स पोर्शन पर टीडीएस नहीं करना है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर सीबीडीटी ने ये सर्कुलर निकाला था 2014 में। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ये सर्विस टैक्स के मामले में ही सर्कुलर हाईकोर्ट का ये आदेश था, तो इसमें कहीं गुड्स का इशू नहीं था। फिर उसी के आधार पर 2017 में जो सर्कुलर आया वहां पर भी उन्होंने ये जीएसटी ऑन सर्विसेज शब्द यूज किया है। उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने जीएसटी ऑन सर्विसेज शब्द बड़ा स्पष्ट रूप से यूज किया है। तो जब तक सीबीडीटी से कोई नया सर्कुलर नहीं आता है, हम जीएसटी ऑन गुड्स एज्यूम नहीं कर सकते। सो वी शुड हैव टू डिडक्ट टीडीएस इंक्लूडिंग द जीएसटी पोर्शन, एंड टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ ₹50 lakh वी हैव टू इंक्लूड द जीएसटी पोर्शन।
तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि अगर हमने जुलाई में किसी व्यक्ति से 55 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, उस पर 18% की रेट से 9.9 लाख रुपीस का जीएसटी होता है, तो टोटल हमारा इनवॉइस वैल्यू हो गया 64.9 लाख रुपीस। अब इसका पेमेंट हमने किया दिसंबर 2021 में, तो इस पर हमें टीडीएस कब करना होगा? अब इसका टीडीएस हमें करना होगा जुलाई में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो हम पेमेंट भले से दिसंबर में करेंगे, किंतु जब आपने गुड्स पहले कर लिया तो टीडीएस के जितने भी प्रोविजन है उसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो चूंकि आपने पहले गुड्स परचेज कर लिया, क्लाइंट की बुक्स को क्रेडिट कर दिया, जो कस्टमर है आपका सेलर, उसका लेजर अकाउंट आपने क्रेडिट किया, तुरंत आपकी 0.1% टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आ जाएगी। तो हमें इसमें 64 लाख रुपए में से शुरू के 50 लाख रुपए छोड़कर बचे हुए 14,90,000 रुपए पर 0.1% अर्थात 1490 रुपीस का टीडीएस डिडक्शन करना होगा, दैट इज इंक्लूडिंग द जीएसटी पोर्शन। फिर एक कंडीशन, वेदर टू डिडक्ट द टीडीएस एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इफ एनी ऑफ दिस इवेंट ऑक्योर्ड बिफोर 1 जुलाई 2021। अब कई बार हम ऐसी स्थिति भी एज्यूम करते हैं कि Section 194Q provides that TDS is required to be deducted at the time of payment of credit, whichever is earlier. But the payment has been made on or after 1 जुलाई। तो अगर हमने गुड्स परचेज कर लिया 1 जुलाई के पहले, किंतु उसका पेमेंट हमने किया 1 जुलाई के बाद, तो अब क्या हमें टीडीएस काटना होगा? नहीं, क्योंकि एक इवेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो हमने जो सेलर है उसका अकाउंट लेजर अकाउंट क्रेडिट पहले कर चुके हैं, तो जो पहले इवेंट 1 जुलाई के पहले इवेंट ऑक्योर हो गई, उस समय हमारी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं थी, तो उस गुड्स से रिलेटेड पेमेंट हम जब भी करेंगे हमें टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। या उसकी रिवर्स सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर हमने एडवांस पेमेंट 1 जुलाई के पहले कर दिया, किंतु गुड्स का इनवॉइस हमारे पास 1 जुलाई या उसके बाद आया, तो क्या उस पर टीडीएस होगा? नहीं, क्योंकि उस गुड्स से रिलेटेड पेमेंट भी हम 1 जुलाई के पहले कर चुके हैं, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, तो पेमेंट पहले हो गया, तो उस गुड्स पर हमें टीडीएस नहीं करना होगा। इन दोनों कंडीशन में टीडीएस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर टीडीएस हमें जमा कब करना है, कैसे करना है? तो टीडीएस के जो दूसरे प्रोविजन से सेम प्रोविजन यहां पर लागू होगा कि जो जुलाई मंथ में जो भी आपने टीडीएस का कलेक्शन किया उसको 7 अगस्त या उसके पहले आपको जमा करना है। फिर अगर आपका मार्च मंथ का टीडीएस है तो वो 30 अप्रैल तक जमा करना होता है। इसका चालान जमा करने का चालान नंबर वही जो पुराने चालान है टीडीएस के लिए 281 नंबर का चालान है, उसमें कोड नंबर आएगा और 94Q कोड आएगा, और उस रिटर्न के लिए 26Q है। नया कोई टीडीएस स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई नहीं किया है, जो पुराना टीडीएस स्टेटमेंट 26Q चल रहा है उसी के अंदर हमें 94Q की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना है। तो हमें इसका नया टीडीएस स्टेटमेंट के लिए कहीं कोई, अभी तक हमारे लिए एक ही टीडीएस स्टेटमेंट चल रहा है, जो टीडीएस के जो 194A 194C HIJ इंफॉर्मेशन जिस 26Q में जाती है उसी में 194Q की सारी इंफॉर्मेशन हमें फर्निश करना है। अब अगर हमारा बायर टीडीएस करना भूल जाता है तो क्या होगा? बायर ने कहा साहब 0.1% टीडीएस है, जब कभी भी गवर्नमेंट मुझे डिफॉल्टर मानेगी तब मैं ये टीडीएस भर दूंगा, छोटा सा अमाउंट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है चालान भरने का। 65 लाख का मैंने गुड्स खरीदा, 65 लाख के ऊपर केवल 1500 रुपए का चालान भरना, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। सो आपके क्लाइंट ने कहा नहीं साहब ये तो जब कभी भी इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो हम भर देंगे। फिर क्लाइंट ने कहा सर सीए साहब आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर कोई टीडीएस काटने भूल जाते हैं तो उस क्लाइंट को फॉर्मूला मालूम था कि साहब हम जो सेलर है उससे फॉर्म नंबर 26A लेकर आ जाएंगे तो फिर साहब डिडक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो क्लाइंट ने सीए साहब को ऐसा बताया कि साहब आपको टीडीएस नहीं काटना, 26A मैं उनके सीए से लाकर दे दूंगा। बट क्या इससे क्लाइंट रिलीव हो सकता है टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से? इन माय ओपिनियन ही कैन नॉट बी रिलीव्ड। 26A कोई रामबाण औषधि नहीं है। 26A फॉर्म की क्या लिमिटेशन है वो हमारे क्लाइंट को नहीं मालूम है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट ही बता सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा साहब 26A में लेके आ जाऊंगा, पर उन्हें क्लाइंट को ये नहीं मालूम कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट if the buyer fails to deduct the TDS under section 194Q of the act, then 30% of such sum will be disallowable under section 40A1A। ये 40A1A सेक्शन जिसको हम हमारी रेगुलर भाषा में 40IA बोलते हैं, पर इनकम टैक्स की भाषा में ये 40A रोमन 1A है। तो इसमें अगर उसने वर्ष भर में 5 करोड़ का गुड्स परचेज किया तो 5 करोड़ का 30%
₹1.5 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा। ₹1.5 करोड़ उसे 45 लाख रुपए मिनिमम 30% की रेट से इनकम टैक्स जमा करना होगा। जहां अगर वो हजारों रुपए भर के केवल वो भी क्लाइंट से ही उसको डिडक्ट करना थे, यहाँ उसे अपने पास से भरना होंगे। क्यों भरना होंगे? 26A आ गया तो भी भरना होंगे। यस, अगर 26A का कंडीशन ये है कि सेलर ने जिस दिन अपना रिटर्न फाइल किया उस दिन आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस माना जाएगा। आपको ये ध्यान होगा कि सेक्शन 40A1A में लिखा है कि अगर आपने वर्ष भर में टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटना भूल गए, किंतु आप टीडीएस 31 मार्च तक भी डिडक्ट कर लेते हैं, पूरे वर्ष भर में पूरे 12 महीने आप टीडीएस भूल गए, किंतु 31 मार्च को याद आया तो आपने 5 करोड़ पे टीडीएस 0.1% डिडक्शन करके उसको जमा कर दिया। पर उसको जमा करना भी आपको याद कब आया? जब आपका ऑडिट चल रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कहा साहब वो डिडक्शन करने के बाद जमा तो नहीं किया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा आप इसको 139 सबसेक्शन 1 की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक जमा कर देंगे, तो करंट ईयर में जो 5 करोड़ की परचेज आपने की वो डिसअलाउ नहीं होगी। तो फिर क्लाइंट ने कहा नहीं साहब ऐसा करते हैं, वो तो सेलर खुद ही कर देगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब वो सेलर मेरे को ये पैसा देगा नहीं 0.1%, तो मैं सेलर से बात करता हूं। अब आपने 5 करोड़ का गुड्स कई सारे लोगों से परचेज किया है और कई सारे लोगों ने कहा साहब मैं तो 44AD में रिटर्न भरता हूं, क्योंकि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर ने कहा साहब मेरा तो 2 करोड़ से अंदर टर्नओवर है, मैं 44AD में भरता हूं, तो मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो 139 सबसेक्शन 1 की आपकी ड्यू डेट है उसके भी बाद फाइल करूंगा। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया कि जो बायर था, बायर का इनकम टैक्स रिटर्न जैसे करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिटर्न की ड्यू डेट अगले साल होगी 31 अक्टूबर 2022, किंतु जिस व्यक्ति से आपने गुड्स परचेज किया उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो वो व्यक्ति दिसंबर 22 तक भी अपना सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 की ड्यू डेट तक अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। तो दिसंबर तक वो रिटर्न फाइल करेगा। तो 44AD वाले ने कहा साहब मैं तो बिना ऑडिट वाला है, तो मैं ऑडिट में भी सीए साहब वकील साहब की भीड़ बहुत लगी, अभी फाइल करने नहीं जा रहा हूं, मैं दिसंबर में अपना आईटीआर फाइल करूंगा। अब उस व्यक्ति ने आपका ऑडिट की ड्यू डेट पे फोन भी नहीं उठाया। आपने पूछा उन सभी लोगों से, सप्लायर से, कि साहब आप अपना आईटीआर अभी फाइल कर दिया क्या, तो मुझे 26A दे दीजिए। उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया। आपके टीडीएस की लास्ट डेट थी, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास लास्ट डे ही ऑडिट करवाने आता है और लास्ट डे बिल्कुल हर तरफ हसल बसल होता है। तो उसने न तो सेलर ने फोन उठाया, अधिकांश सेलर 2-2 करोड़ से कम के सप्लायर थे। बायर ने कहा साहब ठीक है बाद में मैं 26A लेके आ जाऊंगा, वो सारी मेरे रेगुलर सप्लायर है, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो ऑडिट आप कर दीजिए, मैं बाद में लेके आ जाऊंगा, अभी आप मुझे डिफॉल्टर लिख दीजिए, जब भी होगा मैं देखूंगा। अब बाद में जब साहब वो नवंबर दिसंबर में उन सप्लायर के पास गया, उन्होंने कहा साहब मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो इनकम टैक्स एक्ट में ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 40A1A के सेकंड प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जिस दिन सेलर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उस दिन को आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ चालान माना जाएगा। तो उसने दिसंबर में फाइल किया, तो अब आपकी 139(1) की आपकी ड्यू डेट चली गई, तो ये माना जाएगा कि आपने 139(1) की ड्यू डेट के बाद में आपने ये चालान भरा है, तो आपका करंट ईयर में 30% अर्थात 1.5 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर अलाउ होगा। इसलिए हमें हमारे क्लाइंट को बता देना चाहिए कि 26A फॉर्म जो है वो कोई रामबाण औषधि नहीं है, वो तभी काम आएगा जबकि सेलर ने आपके रिटर्न की ड्यू डेट में अपना आईटीआर फाइल कर दिया हो। अनदर थिंग, ठीक है आपने कहा साहब उसने रिटर्न भी ड्यू डेट में फाइल कर दिया, फिर भी जिस दिन उसने रिटर्न फाइल किया उस दिन तक आपको 1% पर मंथ से ब्याज लगेगा। अब यहां मान लिया जुलाई में टीडीएस काटना था, सेलर ने दिसंबर में रिटर्न फाइल किया, तो आपको 18 महीने का 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा और हो सकता है इस पे सेक्शन 271C में पेनल्टी भी लग जाए। फिर एसीजेड यूनिट, एसीजेड यूनिट से अगर कोई गुड्स परचेज किया जाता है, विदर एसीजेड यूनिट इज, अगर एसीजेड यूनिट इंडिया के किसी भी सेलर से कोई गुड्स परचेज करती, तो क्या एसीजेड यूनिट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर 194Q? यस, एनी पर्सन बीइंग एन एसीजेड is going to purchase any goods from the resident seller is required to deduct TDS under section 194Q. फिर आपने कहा साहब ये 194Q और 206C1H दो सेक्शन है, तो 206C1H में सेलर का 10 करोड़ से अधिक है, तो सर बायर ने कहा फिर ठीक है मैं टीडीएस नहीं करता हूं, सेलर से बात हो गई, ही विल डू। उसके बाद सारा सॉफ्टवेयर पिछले साल से ऑलरेडी सब सेटअप रेडी है, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में ये 206C1H लागू हुआ था, तो सेलर ने कहा मेरा सॉफ्टवेयर बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ 206C1H के अनुसार, तो आप टीडीएस मत डिडक्ट कीजिए, आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है।
तो सेलर ने कहा मैं टीसीएस कर लूंगा 286(1)H में। कैन ही डू? नो। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले 194Q में देखा जाएगा। अगर 194Q में किसी भी कारण से माना कि 10 करोड़ का से कम टर्नओवर है बायर का, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अगर सेलर बायर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, देन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बायर। Is there any other compliance required to be done by the seller covered under 261H? तो जब बायर ने टीडीएस कर लिया तो 286(1)H भी कुछ एप्लीकेबल रहेगा क्या? यस। कई सारे लोगों का ये मानना है कि साहब अब 286(1)H तो सरकार ने हटा दिया है। 286(1)H बिल्कुल नहीं हटाया है। सेक्शन 194Q और 286(1)H ये दोनों सगे भाई है, दोनों साथ में चलते रहेंगे। अगर दोनों सेलर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो 194Q में टीडीएस हो जाएगा। तो 286(1)H वाला व्यक्ति 194Q की रिपोर्टिंग अपने टीसीएस स्टेटमेंट 27EQ में करेगा। वो ये करेगा कि बायर ने टीडीएस कर लिया है इसलिए मैंने नहीं किया है। मैं आगे की स्लाइड में उसके बारे में रिटर्न फॉर्म का कॉलम आपको बताऊंगा। वेदर टीडीएस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट ऑल्सो। यस। मान लिया जुलाई में आपने गुड्स परचेज नहीं किया, उसने कहा साहब मैं अक्टूबर 2021 में माल सप्लाई करूंगा किंतु जुलाई में मुझे आप 1 करोड़ का एडवांस पेमेंट कर दीजिए, तो क्या उस समय टीडीएस करना? यस। जुलाई में जो भी आपने पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो हमें टीडीएस करना होगा। क्योंकि 286(1)H के जो प्रावधान है उससे हमें इसको मिक्स नहीं करना है। वो प्रोविजन केवल रिसिप्ट पर लागू होते हैं। उसमें आपने गुड्स सेल किया उस पर टीसीएस का प्रावधान नहीं था 286(1)H में, किंतु 194Q का प्रावधान एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पर लागू होता है। तो एडवांस पेमेंट पर भी हमें टीडीएस करना होगा। क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे या जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स पर भी 194Q लागू होगा? आपने कहा साहब वो तो सरकार को जीएसटी के टैक्स चोरों को पकड़ना है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो जीएसटी कुछ होता नहीं, जीएसटी एग्जेम्प्टेड में तो कोई टैक्स चोरी होती नहीं, तो क्या दैट इज कवर्ड? यस, that is also covered. TDS under 194Q is also applicable on purchase of agriculture products or GST exempted goods. Whether TDS under 194Q is required to be deducted on purchase of plant and machinery. Yes, TDS under 194Q is also required to be deducted on purchase of capital asset. मान लिया कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। अब इंडस्ट्री का बिजनेस कोई अलग गुड्स का है, इंडस्ट्री का बिजनेस है कोई एफएमसीजी या वगैरह खाद्य पदार्थ वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उस खाद्य पदार्थ के लिए उन्होंने कोई एक मशीन खरीदी 1 करोड़ रुपीस की, तो क्या वो गुड्स तो नहीं है? इट इज ए कैपिटल एसेट। क्या उस पर टीडीएस होगा? यस, बिकॉज इट इज ए गुड्स। ये एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि जिस गुड्स का आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर टीडीएस काटना है। सो एनी गुड्स which is exceeding rupees 50 lakh, you are required to deduct TDS. So we have to deduct TDS in case of purchase of the plant and machinery. Whether TDS under 194Q is required to be deducted on purchase of land and building. क्योंकि land and building capital asset है, और capital asset it is an immobile property as well as it is an immobile property, इसलिए sale of goods act की definition में immobile property को goods नहीं माना गया है। So covered under 194Q because it is not a goods. किंतु अब आपने कहा साहब ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग तो जो बिल्डर है, जो कॉलोनाइजर है, वो अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कॉलोनी के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदता है, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन, स्टील, तो क्या उस पर भी टीडीएस नहीं होगा? नो, दैट इज कवर्ड अंडर, बिकॉज जो बिल्डर है उसके लिए रेती, गिट्टी, सीमेंट, सरिया जो है दैट इज ए गुड्स फॉर हिम। देयरफॉर एनी बिल्डर और कॉलोनाइजर purchasing any cement, bricks, sand, iron is required to deduct the TDS under 194Q. यहां मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लिया अगर कोई बायर है, उसका पिछले वर्ष का टर्नओवर 15 करोड़ है, उसने 60 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया, तो उसे टीडीएस की लाइबिलिटी है बिकॉज उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है और उसने जो गुड्स परचेज किया वो भी 50 लाख से अधिक है। सो ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए पर उसे जो 50 लाख से एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर टीडीएस करना है। और सेकंड एग्जांपल, अगर सेलर का टर्नओवर 20 करोड़ है, जिससे हमने गुड्स खरीदा उसका टर्नओवर 20 करोड़ है, और जो व्यक्ति गुड्स परचेज कर रहा है उसका टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ है, तो और हमने गुड्स परचेज किया 1 करोड़ का। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? नाउ सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बायर का पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है। सो नाउ सेलर विल हैव टू कलेक्ट द टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H।
सिंस द बायर इज नॉट लायबल टू टीडीएस अंडर 194Q। तो 286(1)(h अभी तक सरकार ने खत्म नहीं किया, ना आगे खत्म होने वाला है। इस सेक्शन को भी हमें पैरेलली चलता रहेगा। यहां मैं 2-4 इससे रिलेटेड और एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमने 75 लाख रुपीस का एक ट्रांजेक्शन वैल्यू का हम बेस लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 75 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, उस केस में सेलर का टर्नओवर है पिछले वर्ष का 2 करोड़ रुपए, बायर का टर्नओवर है 20 करोड़। सो हियर बायर इज लायबल टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। अनदर एग्जांपल, 75 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, सेलर का टर्नओवर 50 करोड़ है, बायर का टर्नओवर केवल 5 करोड़ है, 10 करोड़ से कम है। तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चूंकि बायर का टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ से कम है, सो नाउ सेलर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हिज preceding previous year's turnover is 10 crore or more. So he will have to collect TCS under section 206C subsection 1H. अब यहां पर हम लेते हैं दोनों जनों का, दोनों सेलर और बायर दोनों का टर्नओवर 10-10 करोड़ से अधिक है, अर्थात यहां पर दोनों का टर्नओवर 15-15 करोड़ है, 10 करोड़ से अधिक क्रॉस हो गया। सो बोथ आर कवर्ड। अब क्या होगा? सो नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द 194Q इज एप्लीकेबल, क्योंकि आपने वहां अभी जो मैंने पिछली स्लाइड में चर्चा की 194Q सबसेक्शन 1 194Q सबसेक्शन 5 में लिखा है कि 286(1)(h को छोड़ करके उसके अलावा अगर कोई सेक्शन है तो बायर को टीडीएस नहीं करना है, किंतु 286(1)(h को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है। तो इसलिए बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194Q एंड नो टीसीएस एज पर सेकंड प्रोविजो। 286(1)(h के सेकंड प्रोविजो में भी लिखा हुआ है, वहां पर भी यही लिखा है कि अगर बायर ने टीडीएस कर लिया है तो सेलर को टीसीएस नहीं करना है 286(1)(h में। अब यहां पर अगर बायर सेलर दोनों का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10-10 करोड़ से कम है तो कौन लायबल होगा? नो वन इज लायबल। दोनों के बीच की आपस की ईयरली परचेज 2 करोड़ रुपए, 50 लाख से अधिक है, फिर भी चूंकि दोनों का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, सो बोथ आर नॉट कवर्ड अंडर 194Q और 261H। फिर एक नया सेक्शन 286AB, ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाला है। इस सेक्शन को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में चल रही है। हर कोई व्यक्ति अपने जो भी मटेरियल सप्लायर हैं, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सबसे पिछले 2-2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स की फोटोकॉपी मांग रहे हैं। उन सबका कॉन्फिडेंशियल डाटा हर आदमी देखना चाह रहा है कि साहब ये मेरे यहाँ से तो 5 करोड़ का पेमेंट ले जाता है और इसकी रिटर्न इनकम है मात्र 5 लाख रुपए। तो हर टैक्स पेयर की कॉन्फिडेंशियलिटी अभी हमारे सप्लायर के पास जा रही है, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उसकी फंक्शनैलिटी उन्होंने दे दी है कि आप केवल ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पैन नंबर डालकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो 206AB सेक्शन में लिखा हुआ क्या, इस सेक्शन को मैं रीड करना चाहूंगा। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act where tax is required to be deducted at source under provisions of chapter 17B other than section 192 और 194N, अर्थात 192 और 194N में ये 206AB लागू नहीं होगा। और एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड, अब आप देखिए उन्होंने बड़ा यहाँ सम भी शब्द लिख दिया, इनकम भी लिख दिया। तो टीडीएस के कई सारे सेक्शन में इनकम शब्द यूज हुआ, पर यहाँ उन्होंने सम भी कवर कर दिया। तो 194Q भी जब आने वाले 1-2 साल बाद पिछले 2 साल के रिटर्न हमें देखना होंगे तो सम शब्द यहाँ पर उन्होंने यूज किया है। एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेएबल और क्रेडिटेड बाय ए पर्सन हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द डिडक्ट। यहाँ मैंने ये रेड से इसको डार्क करके क्रॉस भी कर दिया है। ये इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन में ड्राफ्टिंग एरर हो गया, एक्ट में ऑलरेडी आ चुका। अब ये एरर हो सकता है अगले साल ही सुधारा जाएगा, किंतु सीबीडीटी ने अभी एक सर्कुलर इश्यू किया है, उस सर्कुलर के माध्यम से इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश की इस गलती को। तो उन्होंने गलती से यहां पर लिख दिया है, जबकि बाई ए पर्सन जो व्यक्ति पेमेंट करने वाला है, एक्चुअली टीडीएस तो डिडक्टी का होगा, तो डिडक्टी को हमें यहां लिखना था टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन डिडक्टी होता है जिसका टीडीएस हम काटने वाले हैं। उन्होंने जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसको डिडक्टी बोल दिया। तो इनकम टैक्स वाले भी जो ड्राफ्टिंग करने वाले थे वो डिडक्टर डिडक्टी कलेक्टर कलेक्टी के शब्द में थोड़ा शायद उलझ गए, या कहीं जो लाइन उनको यहाँ लिखना थी वो गलती से उन्होंने यहाँ पर लिख दी है। सो दैट एरर विल बी रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर्स बजट, आई थिंक सो, बट सीबीडीटी सर्कुलर से उसको रेक्टिफाइड कर लिया अभी। सो टू ए स्पेसिफाइड पर्सन हियर, ये जो ब्लू शब्द है यहाँ पर ये मैंने इंसर्ट किए कि ये शब्द होना चाहिए
तो हमें तो यही मानकर चलना है कि जिस व्यक्ति को हम पेमेंट कर रहे हैं उसने अगर पिछले 2 साल के आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो उसके लिए हमें उसका हमें ट्वाइस द रेट, जो उसके पर रेट एप्लीकेबल है, मान लिया 194C का आप पेमेंट कर रहे हैं, उस पर 2% का रेट एप्लीकेबल है, तो डबल रेट हो जाएगा 4% या 5%, विच एवर इज हायर, ये दोनों सेक्शन। अब जब हम 206A सेक्शन देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट में, वहां उन्होंने गलती से ये एक शब्द और लिख रखा है, अभी भी ये भी शब्द उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट से अभी रिमूव नहीं हुआ, तो अगले साल जब नया बजट आएगा हो सकता है ये लाइन वहां से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये उनसे ड्राफ्टिंग एरर हो गई। यहां लिखा है एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, तो रेट्स इन फोर्स नॉर्मली होता है 30% और 30% का डबल होता है 60%। अब किसी का आपको टीडीएस 1% करना था और उसने पिछले 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और 50,000 से अधिक उसका पिछले 2 साल का टीडीएस हो गया, तो क्या उसको 1 करोड़ पे आप 60 लाख का टीडीएस काटेंगे? नहीं, ये उनसे ड्राफ्टिंग एरर हो गई। ये एक्चुअली नॉन रेजिडेंट को पेमेंट के केस में ये सेक्शन आता है, तो ये उन्होंने लैंग्वेज गलती से कहीं एरर हो गई है हमें, इसलिए मैंने इसको मेरे इसमें यहाँ क्रॉस कर दिया है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि सीबीडीटी ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें भी उन्होंने रेट्स इन फोर्स शब्द को कंसिडर नहीं किया है, उसको उन्होंने अपने सर्कुलर में रिमूव कर दिया है। सो दैट सर्कुलर विल बी वैलिड एंड दैट विल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो हमें केवल ये देखना है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। फिर 206CA, 206CA में भी यहाँ एक गलती हो गई कि अगर आप किसी से पेमेंट कलेक्शन करते हैं और उस व्यक्ति ने, जो आपका बायर है, जो आपको पेमेंट दे रहा है, उससे आपको, अगर उसने पिछले 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और 50,000 से अधिक उसका टीडीएस टीसीएस है, तो उससे आपको ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर, वो आपको टीसीएस कलेक्शन करना है। तो यहाँ पर भी मैंने रेट करके ये क्रॉस कर दिया, ये वर्ड यहाँ पर आना चाहिए था, ये ब्लू वर्ड मैंने खुद ने यहाँ से उठाकर यहाँ इंसर्ट कर दिया, दैट इज करेक्ट। क्योंकि जो स्पेसिफाइड पर्सन है जिससे हम पेमेंट कलेक्शन कर रहे हैं उसे ही कलेक्टिव बोला जाता है। जो व्यक्ति टीसीएस कलेक्शन करता है वो तो कलेक्टर होता है, तो यहाँ कलेक्टर शब्द आना चाहिए था, उन्होंने गलती से कलेक्टिव लिख दिया था। तो 206AB 206CA में क्या प्रोविजन है, वापस मैं इसको बताना चाहूंगा। पर्सन कवर्ड अंडर दिस सेक्शन इज ए पर्सन who has not filed the return of income for both of the 2 assessment year relevant to the 2 previous year immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted। मतलब हमें करंट ईयर का अगर टीडीएस डिडक्शन की लाइबिलिटी चेक करना है, तो जो पिछले 2 साल के आईटीआर जिसकी 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, वो आईटीआर उस व्यक्ति ने फाइल करे हैं अथवा नहीं किए, ये हमें देखना है। अब कई सारे, ये मैंने इस स्लाइड में ये ब्लू लाइन यहाँ लिखी है, इसको ब्लू से हाईलाइट किया है। कई लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल में अगर हमारे सप्लायर ने 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट के बाद में आईटीआर फाइल किया, मान लिया पिछले साल आईटीआर की ड्यू डेट दिसंबर थी, दिसंबर 2020 थी, उसने जनवरी 2021 में आईटीआर फाइल किया है, तो क्या उसको हम 206AB में कवर्ड मानेंगे? नहीं। यहां पर आप देखिए यहां क्या लिखा, फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हैज एक्सपायर्ड। यहां पर ये कहीं नहीं लिखा है कि he has filed his return of income within the due date specified under section 139 subsection 1 of the act। यहां पर कहीं ये नहीं लिखा है कि उसने अपने पिछले 2 साल के रिटर्न 139(1) की ड्यू डेट में फाइल किए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। न तो ये 206AB में लिखा हुआ है, न 206CA में लिखा हुआ है। वहां केवल लिखा है कि पिछले 2 साल के आईटीआर जिनकी 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, अगर उसने वो रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो उसका टीडीएस हमें मैक्सिमम रेट से 5% या स्पेसिफाइड रेट का डबल से टीडीएस या टीसीएस करना है। उसके साथ एक कंडीशन और देखना है कि उसका पिछले 2 वर्षों का टीडीएस या टीसीएस 50,000 से अधिक होना चाहिए। टीडीएस और टीसीएस दोनों मिलाकर 50,000 से अधिक होना चाहिए। अब कई सारे लोगों का कहना है साहब हमारे क्लाइंट ने तो जनवरी 2020 में एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, तो मार्च 2020 का आईटीआर भी फाइल नहीं किया उन्होंने। फिर जनवरी 2021 के अंदर मार्च 2021 का भी साहब आईटीआर उन्होंने फाइल नहीं किया, तो अब क्या होगा साहब, वो पिछले साल का रिटर्न की तो अभी ड्यू डेट आई नहीं है। अब उनका पिछले, फिर यह इशू है यहाँ पर, उन्होंने इसलिए 2 कंडीशन एक साथ दिए कि उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्ष का आईटीआर फाइल नहीं किया है एंड
Simultaneously, his TDS and TCS in each preceding previous year is exceeding rupees 50,000. 50,000 से अधिक का उसका टीडीएस होना भी जरूरी है। तो जब कंपनी नई फॉर्म हुई है, उस कंपनी का कोई इनकम नहीं है, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, तो उसका टीडीएस 50,000 से अधिक कहां से होगा? या कई सारे लोगों का कहना है कि साहब कोई माइनर बच्चा है जो जनवरी 2021 में मेजर हुआ है, तो उसके पिछले 2 साल के आईटीआर मार्च 2020 और मार्च 2019, असेसमेंट ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21 के 2 आईटीआर उसने फाइल ही नहीं किए, तो अब उसका टीडीएस हम मैक्सिमम रेट से कहेंगे? नहीं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में उसका रिटर्न फाइल करने की पहली बात तो लाइबिलिटी ही नहीं थी। He was not liable to file ITR because he was minor. So minor is not required to file ITR in the Income Tax Act. And there was no TDS. उसका TDS भी 0 था, क्योंकि जब माइनर बच्चा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सेल ऑफ गुड्स नहीं कर सकता, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो उसे हम स्पेसिफाइड पर्सन नहीं मान सकते। सो ही इज नॉट कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला इसी चीज को लेकर, कई सारे लोगों में जो कंफ्यूजन था, तो सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में भी इन बातों को थोड़ा सा कवर्ड किया है। ये सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा है। हायर रेट इज ट्वाइस द प्रेस्क्राइब्ड रेट। जैसा मैंने पिछले बताया था कि उन्होंने वहां लिख दिया था रेट्स इन फोर्स, तो ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में उन्होंने रेट्स इन फोर्स कहीं पर भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है हायर रेट इज ट्वाइस द प्रेस्क्राइब रेट और 5% विच एवर इज हायर। यहां पर उन्होंने कहीं पर भी रेट्स इन फोर्स शब्द यूज नहीं किया। अभी उनको सर्कुलर इशू करते समय ये गलती उन्हें मालूम पड़ गई, या हो सकता है गलती मालूम पड़ गई, इसीलिए उन्होंने सर्कुलर इशू किया। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कई सारे लोगों की जो क्वेरीज गई सरकार के पास कि साहब हमने नई कंपनी फॉर्म हुई है, माइनर ने इस साल मेजर हुआ है, तो उसका क्या होगा? तो इसलिए उन्होंने इस चीज को क्लेरिफाई किया है कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली 1 और 2 फुलफिल होना चाहिए। तो व्हाट इज द वन कंडीशन? He has not filed the returns of income for both of the 2 assessment year relevant to the 2 previous year immediately before the previous year in which tax is required to be deducted or collected. 2 previous years to be counted are required to be those whose return filing due date under subsection 139 subsection 1 has expired. यहां भी आप देखिए उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि वो दोनों रिटर्न उसने 139(1) की ड्यू डेट में फाइल किए हैं। यहाँ they have not mentioned that he should have filed his both ITR within due date specified under 139। ऐसा शब्द यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा, अर्थात उन्होंने ये लिखा है 2 previous year to be counted are required to be those whose return filing date under 139 subsection 1 has expired। केवल उसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, वो हमें कंसिडर करना है। Aggregate of TDS and TCS is rupees 50,000 or more in each of these 2 previous year। TDS और TCS का जो सम है वो 50,000 से अधिक होना चाहिए each previous year में। क्या यह प्रोविजंस, जैसे कई सारे लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर से, उनका केवल 1% TDS डिडक्शन होता है, तो 1% के बाद हो सकता है उन्होंने कई बार अपना प्रॉफिट उनका 20-25% से भी ज्यादा आता है, 50% प्रॉफिट आता है, तो वो लोग सोचते हैं जब मैं 44AD में भी रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा, तो वो सोचते हैं 1% सरकार के पास रहने दो, आई विल नॉट फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट ट्रैक मी। क्योंकि उस असेसी ने अपना इनकम टैक्स में पता भी गलत दे रखा है, तो उसने कहा इनकम टैक्स से न कभी नोटिस आएगा, और आजकल सारे नोटिस ऑनलाइन आते हैं, फिजिकल आते नहीं है, तो उस असेसी ने अपना ईमेल आईडी भी गलत दे रखा है, सो नो नोटिस विल कम टू हिम। तो अब सरकार ने क्या कहा, साहब ठीक है, ऐसे व्यक्ति को न ईमेल आईडी से भी हम पकड़ नहीं सकते, उस आदमी को एड्रेस से हम पकड़ नहीं सकते, आज वो दिल्ली में रहता है, कल वो अपना घर बेंगलोर में शिफ्ट कर लेता है, फिर परसों चेन्नई में शिफ्ट कर लेता है। तो सरकार ने कहा कि भाई जिस आदमी से उसे पैसा प्राप्त हो रहा है उसी को उसके पीछे दौड़ा देते हैं। तो जो आदमी मटेरियल सप्लायर को पैसा दे रहा है, जो आदमी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहा है, उससे तो बच के वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो इसलिए सरकार ने सीधा ये प्रोविजन लागू किया कि अब तो ऐसे लोग बच नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा ये कहता है कि देश में करोड़ों या हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस कट रहा है, किंतु वे पिछले कई वर्षों से दे आर नॉट फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इस वर्ष मार्च में भी कई सारे ऐसे नॉन कंप्लायंस, नॉन फाइलर का उन्होंने कई सारा डाटा उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो वो नॉन फाइलर का डाटा उन्हें जब लगा कि ये लाखों में है, तो इसलिए प्रोविजन उन्होंने लागू किया कि जो व्यक्ति उनसे माल खरीद रहा है या जो व्यक्ति उन्हें प्रोफेशनल फीस का कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर रहा है, वही व्यक्ति उनके पीछे लगा देते हैं। सो ऐसा व्यक्ति अब तो फर्जी नाम से पेमेंट ले नहीं पाएगा, बिकॉज पैन नंबर
होना जरूरी है। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो 20% टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि 206 ए भी इस कंडीशन में लागू होगा कि अगर उस व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो फिर 5% से नहीं कटेगा, उस पर फिर 20% से टीडीएस कटेगा। ये भी 206 ए बी और 206 डबल सी ए में का है। 206 डबल सी ए में जो टीसीएस का प्रोविजन है उसमें 206 डबल सी जो नॉन पेन वाला है उसमें 5% का है, किंतु टीडीएस के जो प्रोविजन है 206 डबल ए उसमें 20% का रेट है। फिर इसी सर्कुलर का मैंने एक एक्सट्रैक्ट कॉपी किया है। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम, यहां से भी आप देखिए कि जो 139(1) में रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, वो यहां से क्लियर होता है। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल, स्पेसिफाइड पर्सन अर्थात को जिसने पिछले 2 वर्षों की रिटर्न फाइल नहीं की और जिसका टीडीएस टीसीएस 50,000 से अधिक है, सो सच स्पेसिफाइड पर्सन फाइल ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एंड वेरीफाइड। यहां पर उन्होंने देखिए कंडीशन डाल दी कि रिटर्न वेरीफाइड भी होना चाहिए। कई सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं किंतु उसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तो नॉन वेरीफाइड रिटर्न भी इनकम टैक्स में सीपीसी बेंगलुरु में लाखों रिटर्न ऐसे पड़े हैं जो लोगों ने ई वेरीफाई नहीं किए। सीपीसी से लोगों को एसएमएस आते हैं, ईमेल आते हैं, किंतु लोगों का मोबाइल नंबर भी गलत है, ईमेल आईडी गलत है, तो वो लोग ट्रेस नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इट शुड बी फाइल्ड एंड वेरीफाइड फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मान लिया किसी कारण से अगर एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 21-20 में पिछले 2 साल में से कोई 1 साल का आईटीआर फाइल कर दिया, मान लिया उसको सेक्शन 119 में कमिश्नर से परमिशन मिल गई या उसे 148 का नोटिस आ गया इसलिए उसने फाइल कर दिया, या वो जैसे असेसमेंट ईयर 20-21 के रिटर्न की लास्ट डेट 31 मई थी, तो 31 मई तक भी अगर अप्रैल मई में भी उसने ये रिटर्न फाइल कर दिया, तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर उसने फाइल कर दिया देन हिज नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। तो सीबीडीटी ने जो अपने सॉफ्टवेयर में उस आदमी को स्पेसिफाइड लिस्ट में जोड़ रखा है, अगर उसने अपना आईटीआर करंट ईयर में भी फाइल कर दिया तो उसको उसका इनकम टैक्स सीपीसी के कंप्यूटर से स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे यह भी क्लियर होता है कि 139(1) की ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना उस स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जरूरी नहीं है। ही कैन फाइल हिज आईटीआर विद इन 139 सबसेक्शन 4 ड्यू डेट। So this would be done on the date of filing of valid return of income during the financial year 2021-22। फिर अलग कंडीशन एक और उन्होंने दी, इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एंड वेरीफाइड। यहां पर भी उन्होंने फाइल्ड के साथ वेरीफाइड की कंडीशन भी दी है फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। मान लिया उसने पिछले 2 साल का रिटर्न तो फाइल ही नहीं किया, किंतु असेसमेंट ईयर 21-22 का रिटर्न उसने विद इन ड्यू डेट फाइल कर दिया, या ड्यू डेट 139(1) की जो इस साल उन्होंने अभी सरकार ने 30 सितंबर घोषित की है उसके पहले या उसके बाद में भी फाइल कर दिया, तो जिस दिन वो अपना आईटीआर फाइल कर देगा उस दिन इस लिस्ट से उसे बाहर कर दिया जाएगा। किंतु यहाँ उन्होंने कंडीशन डाल दी है कि आईटीआर फाइल होना चाहिए और ई वेरीफाइड होना कंपलसरी। मान लिया उसने सितंबर के बाद आईटीआर फाइल किया और उसने कहा साहब एक काम करते हैं, ये रिटर्न तो मैंने गलत सलत फाइल किया इसलिए मैं इसको ई वेरीफाई नहीं करता हूं, तो प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, मेरी डिमांड भी नहीं निकलेगी। तो उन्होंने कहा ई वेरीफाइड नहीं होगा तब तक हम आपको नॉन फाइलर मानेंगे एंड यू विल बी कवर्ड अंडर 206 AB एंड डबल सी ए। इनकम टैक्स ने अपने पोर्टल पर incometax.gov.in जो नया पोर्टल है उस पर एक यूटिलिटी उन्होंने ये ऑप्शन दिया है, यहां पर आपको 10 से लॉगिन करना है। पैन से लॉगिन करेंगे तो इस फैसिलिटी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। 10 नंबर से एसएससी को लॉगिन करना है, तो 10 नंबर से जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर पेंडिंग एक्शन आपको नजर आएगा। पेंडिंग एक्शन में आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग पोर्टल आपको नजर आएगा। रिपोर्टिंग पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो ये आगे आपको यहाँ पर फिर सिलेक्ट फॉर्म टाइप और यहाँ सिलेक्ट कैटेगरी नजर आएगा। फिर यहाँ पर आपको चूंकि ये एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इसके अंदर रिपोर्टिंग का पोर्टल है ये वाला, तो ये पोर्टल कंप्लायंस पोर्टल पर आपको जाना है इससे। तो यहाँ जब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको 61A और 61 पर क्लिक नहीं करना, आपको क्लिक करना कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन यू विल गो टू द नेक्स्ट विंडो। फिर यहाँ कंप्लायंस चेक ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है, जो अगर आपका एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो यहाँ ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा हुआ आएगा, अगर एसएससी कंपनी है तो यहाँ कंपनी लिखा हुआ आएगा। फिर ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। इस विंडो में अभी जो ऑप्शन चल रहा है उसमें आपको यहाँ ये सारे स्टार लगे हुए, रेड स्टार, रेड मींस कंपलसरी फील्ड है ये सारे, किंतु उसमें नेम और पेन ये 2 ऑप्शन आपको एडिट और एंट्री कुछ करना अलाउड नहीं कर रहा है। फिर भी आपको चिंता की जरूरत नहीं, आपका एंट्री अलाउड नहीं कर रहा है, बट वो आपने चूंकि वैलिड 10 से लॉगिन किया है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको सही रिजल्ट देंगे।
किंतु इसके आगे के जो कॉलम है वो आपको भरना है। यहाँ पर पिन कोड भरना है, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आपकी सिटी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सारे फील्ड उन्होंने स्टार दिए हैं। अब कंट्री में भी अभी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें कंट्री सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो कंट्री में चूंकि स्टार यहाँ पे रेड स्टार लगा, फिर भी आप इसको बिना एंटर किए हुए, चूंकि आपको अभी ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री अलाउड नहीं है इस सेक्शन में, तो फिर भी यू शुड प्रोसीड, आपको अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका नाम, पैन नंबर का कॉलम खाली आ रहा है, ये कॉलम्स आपके वहां भरे हुए आ जाएंगे। जैसे ही आपने एंटर किया ये सारा एंटर्ड आ गया। फिर यहाँ पे अब आपको एक ईमेल आएगा। जैसे ही आपने इस तरह से सारा डाटा एंटर कर दिया, अब आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, या जो ईमेल आईडी आपने डाटा एंट्री करते समय अपना ईमेल आईडी मेंशन किया था, उस ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल आईडी आएगा। ईमेल आएगा, उस ईमेल के अंदर आपका यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह लिखा रहेगा। लॉगिन आईडी है, यहाँ पर ये पासवर्ड है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड अब आपको एंटर करना है। आपको पैन नंबर से लॉगिन करना है। आपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, रजिस्टर्ड आपने किया है 10 नंबर से। 10 नंबर से आपने रिपोर्टिंग पोर्टल पर आपने एंटर किया ITD-ERIN। ITD पे आपने जब लॉगिन किया, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो ईमेल है, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे ईमेल में, तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होंगे आप यहाँ से, फिर पैन नंबर से आपको एंटर होना और ये पासवर्ड और आपको अपना यूजर आईडी मेंशन करना है। फिर जब आप जाएंगे तो आपको इसमें यहाँ ऑप्शन यहाँ लिखा उन्होंने कि जैसे ही आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे, आपको इमीडिएटली अपना पासवर्ड भी चेंज करना कंपलसरी है, क्योंकि पासवर्ड ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है ये ऑटोमेटिक उनके वहीं से पासवर्ड जनरेट होकर आया है। इस पासवर्ड को अब आप अपनी जो भी कस्टमाइज पासवर्ड है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपना सारा पासवर्ड का जो चेंज करने के बाद डाटा अपडेट करना है, फिर सबमिट ऑप्शन करना है। सबमिट करने के बाद आप जैसे यहाँ पैन नंबर का ऑप्शन आएगा, आप अपना पैन नंबर और पासवर्ड से फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज के बाद आप अपना जो नॉर्मल पैन नंबर और पासवर्ड है उससे आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन के बाद अब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। तो ITD-REIN का यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते से अथोराइज पर्सन टाइप आएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर। यहाँ आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आप अभी अपने अकाउंट पर ही हैं यहाँ पर। अब अपने अकाउंट में जैसे ही जाएंगे, फिर आपको यहाँ अपना वापस पैन नंबर और ये जो जिन लोगों का आपको स्पेसिफाइड पर्सन है अथवा नहीं है ये मालूम करना है, तो उसका पैन नंबर यहाँ एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करके ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सर्च करेंगे आप। अब यहाँ जैसे मान लिया जिस व्यक्ति से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर वो कवर्ड है, तो गुड्स परचेज फर्स्ट ईयर में तो अभी ये 194Q में हो सकता कवर्ड नहीं होगा। या जो व्यक्ति से अगर आपने कोई प्रोफेशनल फीस पेमेंट कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का पैन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर सर्च पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पैन नंबर डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया। अब सर्च को आपको क्लिक करना है। पैन नंबर कैप्चा कोड के बाद जैसे आपने सर्च एंटर किया, तो यहाँ पर आपका ये देखिए नीचे रिजल्ट आ गया। जैसे आपका एंटर किया, ऑटोमेटिकली सर्च रिजल्ट ऑफ पैन नंबर, ये सिंगल पेन का सर्च किया हमने 25 जून, ये आज ही मैंने सर्च किया था। फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपकी क्या लाइबिलिटी, यहाँ पे ये आ गया, पैन नेम आ गया। तो एज पर पेन क्या नाम है, ये नाम ही आ गया। आपको केवल पैन नंबर ही मालूम था। उन्होंने ये पैन नंबर मास्क्ड पैन नंबर है, इसमें पूरा नाम आपको नजर नहीं आएगा, मास्क पैन नंबर है ये। तो यहाँ पैन नंबर के शुरू के और आखिरी वर्ड आ गए। ये पेन कब अलॉट हुआ ये डेट भी नजर आ गई। मान लिया कोई व्यक्ति आपको हो सकता है आकर गलत बोल दे, उससे जनवरी 2021 में पेन लिया और बोला नहीं साहब पिछले 2 साल से मैं तो ITR फाइल कर रहा हूं। तो जब आप पैन नंबर से सर्च करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि इसके पास 2015 से पैन नंबर है, फिर भी इस व्यक्ति ने पिछले 2 साल का ITR फाइल नहीं किया। इट मींस ही मे श्योरली बी कवर्ड अंडर 206AB। फिर यहाँ उसका पैन आधार लिंक है या नहीं ये भी पता पड़ जाएगा। हालांकि इस दोनों इंफॉर्मेशन से ज्यादा हमें कोई काम नहीं है, हमें तो यहाँ से काम है। ये हमारा रिजल्ट है कि क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है, नहीं। यहाँ जैसे ही नो लिखा हुआ है, इसका मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले 2 साल का ITR फाइल किया हुआ है। या इसने 2 साल का ITR नहीं भी फाइल किया, तो 2 में से 1 साल का ITR फाइल है, या इसका पिछले 2 साल का लगातार TDS TCS 50,000 से तो कम है। फिर यहाँ एक PDF का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको आप PDF के रूप में आप अपने पास सेव कर सकते हैं। सेव करने से आपको वर्ष भर में अब आपने उसको 25 बार पेमेंट किया, तो हर बार आपको इस यूटिलिटी पर आने की जरूरत नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए ये ऑप्शन दिया है कि आप इसको सेव कर लीजिए और हम बार बार उसको स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट नहीं करेंगे। वर्ष भर ऐसा कोई इन्होंने लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको हर बार चेक करना पड़े कि साहब वो 6 महीने नॉन स्पेसिफाइड था, साल के 3 महीने स्पेसिफाइड है, फिर बाद के 3 महीने नॉन स्पेसिफाइड हो गया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई इफ एंड बट अवेलेबल नहीं है। साल का 1 अप्रैल को जो 1 अप्रैल को जो पोजीशन रहेगी वही पोजीशन आपको पूरे वर्ष भर एज्यूम करना है। सो यू कैन सेव हियर द पीडीएफ। अब यहां पर आप देखेंगे बल्क सर्च का भी ऑप्शन है। तो अगर आप बल्क सर्च में जाते हैं, मान लिया कोई बड़ी कॉर्पोरेट है, अब कई सारे बड़े कॉर्पोरेट अभी क्या कर रहे हैं, उनके 10-10 हजार मटेरियल सप्लायर है, 10-10 हजार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उन सबसे पिछले 2 साल के आईटीआर मांग रहे हैं, डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, 26 एएस की कॉपी मांग रहे हैं। बताइए आपका 50,000 से अधिक टीडीएस तो नहीं है, पिछले साल का आईटीआर आपने कब फाइल किया है। सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर एक कंपनी मैक्सिमम एक बार में 10,000 पैन नंबर सर्च कर सकती, जैसे हम बल्क सर्च पे जाएंगे, बल्क सर्च के अंदर ये जो मैंने बताया ये आपका पीडीएफ फाइल जनरेट हो गया। सिंगल पेन मैंने सर्च किया था अभी, तो ये जो सिंगल पेन नंबर जनरेट हुआ, पीडीएफ जनरेट हुआ, इसको आप एक फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो पूरे वर्ष भर पेमेंट करते समय आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं है। तो बल्क सर्च में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक फाइल डाउनलोड ऑप्शन आएगा, वहां पर आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे। उस एक्सेल फाइल में आपको वो 10,000 पैन नंबर केवल एंटर करना, ओनली सारे पैन नंबर डालना और कोई डाटा आपको नहीं डालना है। तो एक्सेल फाइल में जैसे ही वो पैन नंबर आप एंटर कर देंगे 10,000, वो मैक्सिमम 10,000 एक बार में हो सकते हैं। तो 10,000 पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको हर उस एक्सेल फाइल में हर पैन नंबर के सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा, उसका पूरा डाटा नजर आ जाएगा, ये स्पेसिफाइड पर्सन है, ये नॉन स्पेसिफाइड है। तो जब हम 10,000 लोग देखेंगे उसमें मुश्किल से 2-3 लोग ही ऐसे नजर आएंगे जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जो कि 206 AB में कवर्ड होंगे। अगर टीडीएस वगैरह नहीं किया, किसी ने टीडीएस डिडक्शन करके रख लिया किंतु जमा नहीं किया, तो उसे प्रोसिक्यूशन हो सकता है। किंतु किसी व्यक्ति ने टीडीएस डिडक्ट करके रख लिया और लेट जमा किया, तो उसे प्रोसिक्यूशन, टीडीएस डिडक्शन करने के बाद जमा नहीं किया उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, लेट जमा करने पर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। या किसी ने शॉर्टफॉल किया है या कोई टीडीएस काटना भूल गया, तो उसका, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने टीडीएस काट के रख लिया और 2-4-10 दिन लेट हो गए, 1 महीना लेट हो गए, डिपार्टमेंट ने उनके प्रोसिक्यूशन लॉन्च किए हैं। किंतु जब कोर्ट में इस तरह के मैटर जाएंगे तो कोर्ट कहेगा अभी एसएससी ने ब्याज सहित पैसा तो भर दिया है, तो उसलिए उसकी व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने टीडीएस डिडक्ट करके रख लिया किंतु जमा ही नहीं किया या लंबे समय तक जमा नहीं किया, तो उसको तो कोर्ट फाइनल प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर कर सकती है। तो 3 महीने की उसे जेल हो सकती है, 7 साल तक की जेल हो सकती है और उसे फाइन भी लगाया जा सकता है। किंतु किसी ने अगर शॉर्ट डिडक्शन किया या टीडीएस डिडक्शन करना भूल गया तो उसे प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। शॉर्ट डिडक्शन या नॉन डिडक्शन के केस में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। अगर किसी ने टीडीएस रिटर्न लेट फाइल किया तो 200 रुपए पर डे उसे लेट फीस लगेगी। टीडीएस रिटर्न में किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन फर्निश की है तो उसे 271H की पेनल्टी लग सकती है। या किसी ने टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट के 1 साल बाद तक भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसे 10,000 से लगाकर 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है। शॉर्ट डिडक्शन या नॉन डिडक्शन में 271C में पेनल्टी लगाई जा सकती है। 206C1H, हालांकि इसमें 1 जुलाई से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किंतु जब हम आगे 206C1H या 194Q में, जैसा मैंने बताया था कि 206C1 में अगर किसी का टीसीएस हो गया टिम्बर पे, तेंदुल लीव पे, स्क्रैप पे, तो वो 194Q में कवर्ड नहीं होगा। इसलिए मैंने ये स्लाइड यहां रखी है। दो सौ 206C1F का जो प्रोविजन है, 206C1F का जो प्रोविजन है उसमें जैसा मैंने बताया था कि वो प्रोविजन में भी अगर किसी व्यक्ति का टीसीएस हो गया तो उस व्यक्ति को फिर 194Q में वह व्यक्ति कवर्ड नहीं होगा। नाउ 206C1H, 206C1H वैसे पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया था, किंतु इसके कुछ पॉइंट्स हमें, चूंकि ये दोनों सेक्शन पैरेलल चलते रहेंगे, ये सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, ना आगे खत्म होने की कोई संभावना है, इसलिए हमें इसके भी कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहिए। 206C1H 1 अक्टूबर से लागू हुआ। इसमें भी यही कंडीशन है कि जो सेलर, उसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, वो व्यक्ति इसमें कवर्ड होगा और उसे
किसी भी बायर से एक वर्ष में 50 लाख से अधिक का पेमेंट रिसीव्ड होता है, 194Q लागू होता है परचेज पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पर यहाँ पे क्रेडिट शब्द भी या उसके अकाउंट को डेबिट किया तब लागू नहीं होगा। आपने गुड्स परचेज किया उस समय आपको टीसीएस नहीं करना है। उस व्यक्ति से चाहे आपको 1 साल 2 साल बाद जब भी पेमेंट रिसीव्ड होगा, उस वर्ष में आपको 50 लाख से अधिक का पेमेंट जब भी रिसीव्ड होगा तो एक्सेस अमाउंट पर आपको 0.1% का टीसीएस करना होगा। क्योंकि 286(1)(h) जब पहले लागू हुआ था तो उस समय उन्होंने उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया था। फिर पिछले साल जब एक्ट में जो प्रोविजन आए उसको उन्होंने प्रेस रिलीज और गाइडलाइन के माध्यम से उसकी जो पूरी कंसेप्ट, जो मेन जो बेसिक था उसको सबको चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जिस वर्ष का सेल है, जिस वर्ष में आपको बायर से पेमेंट रिसीव हो रहा है उसके ठीक प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का ही सेल देखना है। अदरवाइज पहले जो प्रोविजन था सर्कुलर या गाइडलाइन के पहले, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि आपको जब पेमेंट मिल रहा है, मान लिया आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में किसी को 2 करोड़ का गुड्स बेचा था, उसका पेमेंट आपको आया 2021 में। तो जब 2021 में 50 लाख से अधिक का पेमेंट आया तब आपको ये देखना है कि ये पेमेंट कौन से वर्ष का गुड्स का बेचे हुए गुड्स सेल किया था। तो आपने देखा कि 2018 में बेचा था, तो आपको ये देखना है कि मार्च 17 में उसका सेल कितना था। तो उस बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोविजन को उन्होंने प्रेस रिलीज में उन्होंने रिलैक्स कर दिया। उन्होंने सिंपली कर दिया कि जिस वर्ष में आपको पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है उसके ठीक प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का देखना है, आपको पेमेंट को सेल से लिंक नहीं करना है। किंतु कई सारे लोगों ने पिछले वर्ष ये बोला था साहब पेमेंट कब आएगा, हम तो फिर बाद में जब पेमेंट आएगा हम बिल में चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा बायर हमें टीसीएस नहीं देगा। पर अगर किसी भी सेलर ने सेल के समय टीसीएस कलेक्शन कर दिया तो उसने लॉ का तो वायोलेशन कर दिया, क्योंकि लॉ ये कहता है कि यू आर टू कलेक्ट द पेमेंट एट द कलेक्ट द टीसीएस एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन। क्योंकि सरकार का मकसद ये है, जहां तक मेरा अंदाज है जीएसटी में ये प्रोविजन है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को मान लिया 1 करोड़ का गुड्स बेचा है मार्च 2021 में और वही व्यक्ति उस 1 करोड़ का पेमेंट आपको मार्च 2023 में करता है, 2 साल के बाद करता है, देन सेलर इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका आईटीसी रिवर्स कर दे। उसने 2 करोड़ पर 18% जीएसटी बनता था 36 लाख रुपए, तो वो चूंकि विद इन 6 मंथ उस बायर ने आपको पेमेंट नहीं किया तो आपको उसका आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। तो गवर्नमेंट, जहां तक मेरा अंदाज है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है 194Q और 286(1)(h) के डाटा को मैच करके यही मैच करेगा कि भाई ये गुड्स परचेज इस तारीख को हुआ और इसका पेमेंट इस तारीख को हुआ। तो 6 महीने के भी बाद उसने पेमेंट किया, फिर भी बायर ने, जो सेलर है, उसने आईटीसी रिवर्सल क्यों नहीं किया। हो सकता है इस तरह के कई सारे जीएसटी में कई सारी वायोलेशन लोग कर रहे हैं, जीएसटी के कुछ टैक्स पेयर कर रहे हैं, उन चीजों को इसके द्वारा ट्रैक किया जाएगा। देयर आर सो मेनी इश्यूज इन द जीएसटी विच विल बी ट्रैक्ड बाय दीज 2 सेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई सेलर गुड्स सेल करता है उस पर टीसीएस नहीं करना। इवन तो 27EQ में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी जो आपने माल बेचा वो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने करोड़ का माल बेचा है, किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट इज कवर्ड इन एक्सेप्शन क्लॉज, सो आई हैव नॉट डन। आपको 27EQ में ये भी रिपोर्टिंग करना होगा। उसमें भी ये 10 करोड़ की लिमिट में आपको जीएसटी नहीं जोड़ना। 10 करोड़ की लिमिट में जीएसटी इज नॉट कवर्ड, किंतु जब 50 लाख की लिमिट जो पेमेंट है उसमें आपको जीएसटी इंक्लूड वहां पर करना है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट पर ध्यान दिया गया है। यहाँ आपको सेल के समय टीसीएस वैसे भी नहीं करना है, तो पेमेंट में आपको सीबीडीटी ने गाइडलाइन में क्लियर कर दिया है कि आपको पेमेंट रिसीव करते समय जीएसटी को एक्सक्लूड नहीं करना है। सो जीएसटी विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ ₹50 लाख। जो यूजलेस चीजें हैं उसको मैं स्किप करता जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ समय रहेगा। जेपी सराफ साहब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना चाहेंगे। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 3 अक्टूबर 2020 को अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स सेल किया, उसकी वैल्यू थी 45 लाख रुपए, उस पर जीएसटी था 8,10,000 रुपए, 53,10,000 का इनवॉइस था। उसका पेमेंट रिसीव्ड हुआ दिसंबर 2020 में। इस कंडीशन में दिसंबर में ही हमें टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। अक्टूबर में देयर इज नो लायबिलिटी बिकॉज पेमेंट इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। सो हमें टीसीएस कलेक्शन कितना करना, केवल 3 लाख रुपए पे, क्योंकि शुरू के 50 लाख पर नहीं करना, 3 लाख रुपए पर हमें केवल 233 रुपए कलेक्शन करना है।
यहां पर भी 206C1H में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 206C1H के अलावा अन्य किसी भी सेक्शन में टीसीएस के लिए लायबल है तो पहले अन्य सेक्शन में टीसीएस होगा, अगर वहां कवर्ड नहीं है देन ओनली 206C1H विल बी एप्लीकेबल। मोटर व्हीकल, अगर किसी व्यक्ति पर कोई सेलर मोटर व्हीकल के लिए 206C1F में टीसीएस के लिए लायबल है तो फिर वो 206C1H में नहीं करेगा। विदर सेल ऑफ स्क्रैप, अब मान लिया कोई व्यक्ति स्क्रैप का सेल करता है तो स्क्रैप के सेल में जो बायर है उसने फॉर्म नंबर 27C दे दिया कि आई विल यूज दिस गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग। तो उसने अगर 27C दे दिया तो सेलर टीसीएस नहीं करेगा। और 206C1H में लिखा है कि अगर अन्य सेक्शन में लायबल है तो 206C1H लागू नहीं होगा। तो 206C1H भी नहीं होगा, 27C भी नहीं होगा। तो क्या बायर 194Q में करेगा? नहीं, क्योंकि 194Q सबसेक्शन 5 में भी लिखा है कि अदर देन 206C1H में अगर वो व्यक्ति लायबल है तो फिर 194Q में लायबल नहीं होगा। किंतु 194Q में बायर को जब अपना 26Q भरेगा उसमें ये इंफॉर्मेशन डालना होगी कि मैंने टीसीएस इसलिए नहीं करा क्योंकि सेलर ने 27C मेरे से ले लिया था और उसने अपने 27EQ में मेरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फर्निश की है, तो वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी और इधर 194Q से नील टीडीएस की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। डिक्लेरेशन, यहां हमें एक ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा साहब ये आपने बहुत सारे प्रोविजन तो समझा दिए, पर आप बताइए कि आपने कहा बायर टीडीएस कर लेगा। अब बायर ने टीडीएस नहीं करा, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? यहां हमें डिक्लेरेशन जरूर ले लेना चाहिए। यहां हमें बायर से शुरू में ही डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए। आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके रख लीजिए कि मेरा पिछले वर्ष का, बायर से एक डिक्लेरेशन लेंगे, बायर लिख के देगा कि मेरा पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और इसलिए मैं टीडीएस के लिए 194Q में कवर्ड नहीं हूं। या सेकंड ऑप्शन, मेरा पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, इसलिए अगर मेरा जैसे ही 50 लाख से अधिक का परचेज होगा आई विल बी लायबल टू टीडीएस, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर 206C1H। इस तरह का दोनों में से एक ऑप्शन का टीडीएस हमें, तो अगर बायर ने बोल दिया कि मेरा पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है देन सेलर इज रिक्वायर्ड। अगर बायर ने बोल दिया मेरा पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो फिर 194Q में बायर को ही टीडीएस करना होगा जैसे ही 50 लाख से अधिक का परचेज क्रॉस हो जाएगा। उस दशा में अगर बायर ने टीडीएस नहीं किया तो क्या सेलर लायबल है? नो, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बायर। सेलर को तो केवल रिपोर्टिंग करना है कि भाई बायर ने टीडीएस करा अथवा नहीं किया। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर। किंतु बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम है देन सेलर इज लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस हियर। फिर टीसीएस का क्रेडिट कब होगा? मान लिया 2000 आपने मार्च 2021 में किसी को गुड्स सेल किया था, उस पर आपको पेमेंट आपको कब मिला? 2023 में। उस समय टीसीएस कलेक्शन करेंगे तो टीसीएस का क्रेडिट भी 2023 में मिलेगा उस बायर को। मार्च 2021 में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये 27EQ फॉर्म है। 27EQ फॉर्म में पिछले साल कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे, उसमें ये पिछले जो लास्ट के 4 कॉलम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अगली स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल बताया। ये लास्ट के 4 कॉलम है 27EQ में। इसमें यहाँ लिखा है रीजन फॉर नॉन कलेक्शन, लोअर कलेक्शन और कलेक्शन एट हायर रेट। तो यहाँ उन्होंने 1 से लगा के 8 तक के कुछ ऑप्शन दिए जो उस फॉर्म के नीचे हैं कि अगर आपने कलेक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि बायर ने 194Q में टीडीएस कर लिया। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वहां 1 से 8 में ऑप्शन दिया है, उसमें आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा कि 194Q में चूंकि उसने टीडीएस कर लिया है इसलिए 206C1H का जो प्रोविजन है उसमें एक्सेप्शन में वो कवर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर टीसीएस नहीं किया। फिर वेदर द पेमेंट बाय कलेक्टी इज लायबल टू टीडीएस एज पर क्लॉज ए ऑफ द 5th प्रोविजन ऑफ 1G और 1H। तो क्या उसमें कवर्ड है? यस। आपने यहाँ यस जैसे ही किया कि हाँ भाई उसने टीडीएस काट लिया, बायर ने 194C में टीडीएस काट लिया इसलिए सेलर ने टीसीएस नहीं किया। तो अब आपको यहाँ पे चालान नंबर का भी कॉलम उसमें दिया है 27EQ में कि बायर ने जो टीडीएस काटा था वो किस तारीख, चालान नंबर उसका चाहिए। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द चालान नंबर फ्रॉम दैट बायर। ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि बायर ने उसमें से आपका अमाउंट इंक्लूड किया अथवा नहीं किया ये आप मालूम नहीं कर पाएंगे। उससे केवल आपको सेल्फ हर महीने एक लेटर लेना होगा। जब जब आपको पेमेंट कलेक्शन होगा 50 लाख से अधिक का
तब आपको वो इंफॉर्मेशन उससे लेना होगी कि भाई मैं टीसीएस के लिए लायबल हूं, अगर आपने उस पर टीडीएस कर लिया था तो कृपया मुझे बताइए. So he will have to give you the चालान नंबर and date of payment of TDS. उसने चालान का TDS कब जमा किया. अगर उसने चालान नहीं भरा, TDS भी नहीं किया, तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी क्योंकि उसने TDS जमा नहीं किया. So now seller is responsible to collect TCS here. जो मैंने 1 से 8 तक के ऑप्शन बताए थे, 1 से 8 तक के जो ऑप्शन बताए थे, वो ऑप्शंस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अदर सेक्शंस में क्या वो TDS के लिए लायबल है. यहाँ अदर सारे ऑप्शंस दिए उन्होंने कि 206C 1H का जो अदर टीडीएस का ऑन अकाउंट ऑफ सेकंड प्रोविजन. तो सेकंड प्रोविजन में ये लिखा है कि अगर अन्य किसी भी प्रोविजन में 206C सबसेक्शन 1 या 194Q 194C वगैरह किसी भी सेक्शन में बायर ने टीडीएस कर लिया है तो ये प्रोविजन आपको यहाँ पर एंटर करना होगा. यहाँ पर ये एंटर करना होगा इधर. फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जब हम ऑडिट करेंगे तो हमें ऑडिट रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन देना होगी. उसकी बायर ने टीडीएस किया है, सेलर ने प्रॉपर टीसीएस कलेक्शन किया अथवा नहीं किया, सारी रिपोर्टिंग हमें जब ऑडिट रिपोर्ट में हमें यहाँ मेंशन करना होगी. सो आई थिंक टीडीएस टीसीएस की वैसे चर्चा बहुत लंबी थी. ये जो केवल 2-3 सेक्शन है 194Q 206C 1H 206AB 206CC, इसकी चर्चा में वैसे 1-2 घंटे और लग सकते हैं, किंतु जो सारी महत्वपूर्ण चर्चा थी जो हमें रोजमर्रा में अति आवश्यक रूप से काम आना है, जो बहुत ज्यादा कोई एक्सेप्शन है उसको हमने डिस्कस करने का यहाँ समय वेस्ट करना नहीं चाहा. सो आई डिड नॉट डिस्कस. सो ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग आई एम श्योर दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर. I have discussed all the issue here. So thanks a lot to all of you. And now I hand over the mic to JP Saraf साहब. राजेश मेहता जी, हेलो. यस. आपने विषय को इतना अच्छा कवर किया है, मतलब बहुत ही नाइसली डिलिबरेट हुआ है, जिसमें सभी चीज़ें आ गई है. क्या थ्रेशोल्ड रहेगी, क्या एक्सेप्शन रहेंगे, किसको प्रायोरिटी देना है, 206C 1H में 194Q में पेमेंट्स के जो डिफरेंट डायमेंशन, आपने मल्टी डायमेंशनल पूरा सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया है. इसके लिए आपका साधुवाद. और मैं मतलब पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं सीए ब्रांच के और हमारे टीपीए के, उन सभी की जो क्लाइंट से आने वाली क्वेरीज हैं या जो आ रही है उसका वो माकूल जवाब दे सकेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है. और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ क्वेरीज के बारे में, एक आपने इवन बहुत प्रैक्टिकली पोर्टल पे इसको कैसे वेरीफाई करना है ये सब भी आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया है. फिर भी हमारे एक मेंबर की मैं चैट बॉक्स में क्वेरी देख पा रहा हूँ, मनदीप सिंह करके हैं, उन्होंने कुछ एक क्वेरी की है. अपार जी, हाँ, ये पूछते हैं कि आई हैव, देखिएगा राजेश जी, ये बोलते हैं कि आई हैव लॉगिन क्रेडेंशियल्स विद 10 ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, नाउ हाउ आई कैन डिटेल्स गेट फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन. थोड़ा सा आप ये देखिए, मुझे लगता है शायद ये वेरिफिकेशन से संबंधित है. ये शायद वो ये जो आपने बताया था कि वो स्पेसिफाइड पर्सन आप कैसे देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं. तो ये क्वेरी चेक बॉक्स में दिख रही थी. अब कुछ क्वेरीज मैंने और तैयार की है, जो मैं थोड़ा सा, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, सब लोगों को काम आ सकती है. सबसे पहली बात आ रही है, जैसे थ्रेशोल्ड के बारे में आपने बताया कि भाई जैसे 10 करोड़ रुपए की बात है थ्रेशोल्ड में, तो थ्रेशोल्ड में प्रीवियस ईयर के टर्नओवर की बात आ रही है. पर इसमें क्या, जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर तो की है कि जीएसटी इंक्लूड करना है, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है, ये भी आपने बताया. पर इसमें मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे लोगों को अदर सोर्सेज की इनकम होती है, क्योंकि उसमें ग्रॉस रिसीट का वर्ड लिखा गया है टर्नओवर में, तो बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है. देखिए उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज का यस, तो जो ग्रॉस रिसीप्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ इनकम, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके बिजनेस से रिलेटेड टर्नओवर, बिजनेस से रिलेटेड टर्नओवर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज नॉट योर बिजनेस टर्नओवर. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम नहीं जोड़ेंगे, किंतु फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में अगर आपको कोई गेन हुआ है तो वो आपके टर्नओवर में जरूर जुड़ेगा, क्योंकि वो आपका बिजनेस से रिलेटेड गेन है. ओके,
और कोई जैसे डेरिवेटिव्स वगैरह का काम करता है उसको भी बिजनेस माना जाता है, तो वो भी इधर जोड़ लेना पड़ेगा यदि उसके इसमें आता है तो। डेरिवेटिव के अंदर केवल उन्होंने ये बोला है कि अगर टर्नओवर तो जोड़ना है, किंतु अन टर्नओवर के लिए 10 करोड़ के लिए डेरिवेटिव को जोड़ना है। किंतु ये जो दोनों प्रोविजन है ये शेयर के ट्रांजैक्शन में तभी लागू होंगे जब कोई व्यक्ति अनलिस्टेड शेयर खरीदता है या बेचता है। लिस्टेड शेयर में ये दोनों प्रोविजन लागू नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ चीज थी। अच्छा, अब एक और बात आती है कि जैसे मान लो कोई मर्जर एक्विजिशन होता है, तो एक कंपनी है, उसका खुद का टर्नओवर तो लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ऊपर नहीं था, बट वो मर्जर होके जो कंपनी आई है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था। तो क्या ये जो एक्वायरर कंपनी रहेगी उसके ऊपर ये प्रोविजन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक बात आती है। वैसे बहुत ज्यादा ये चीज नहीं है, बहुत रेयर केस में है ये। तो मर्जर के बाद जो एक्वायरर कंपनी है, एक्वायरर कंपनी का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से अधिक है तो ये प्रोविजन लागू होगा। एक्वायरर कंपनी का टर्नओवर ही हमें देखना पड़ेगा, मर्ज्ड कंपनी का टर्नओवर फिर नहीं देखना। ओके, उसका चाहे जितना रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। yes. अच्छा, इसमें एक जो ये आपने बताया, आपने एक्सेप्शंस के बारे में भी काफी बताया है कि भाई इसके अंदर वो जो 206 C1H का एक्सेप्शन है। इसमें एक बात और आती है कि जैसे कई केसेस में क्या हो रहा है कि बिल तो हमारा जैसे अभी 30 जून के पहले इशू हो गया परचेज का, yes. पर वो मटेरियल हमारे यहाँ बाद में आया, तो उसने उसके 2A में भी पहले दिखा दिया था, तो क्या उस पर TDS हमें काटना पड़ेगा? देखिए, मटेरियल जब होता है, हमारी बुक्स में एंट्री तो हमने जुलाई में की। हाँ, तो बायर नहीं, बुक्स में एंट्री फिर आपने 1 जुलाई के पहले की होगी ना? नहीं, जुलाई के बाद ही की, बिल पहले की डेट का था। आपका परचेज अगर 1 जुलाई के बाद है तो फिर ये TDS में कवर होगा, क्योंकि इनवॉइस की डेट से काम नहीं है। जब गुड्स आपके पहुंचता देन आपका वो परचेज कहलाएगा, जब गुड्स तक आपके यहाँ नहीं पहुंचा देन इट इज नॉट योर परचेज, क्योंकि आपके पास एडवांस अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर ने बोला कि मेरे गोडाउन से जैसे ही माल डिलीवर हुआ बायर की रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो गई, तो फिर उसको 1 जुलाई के पहले आपको डिलीवर माना जाएगा, क्योंकि उसने बोला आपने मेरे फैक्ट्रीज के बाद रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बायर की गुड्स में रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे गोडाउन बायर के गोडाउन तक पहुंचने के बाद चालू होती है, तो फिर हमें गुड्स रिसीव होने पर परचेज माना जाएगा। बराबर। अच्छा, इसके बाद एक और स्थिति आती है परचेजेस में कि कई बार क्या होता है, माल तो आ जाता है, सामने वाला बिल रेज कर देता है, मान लीजिए मैंने गुड्स रिजेक्ट कर दिया, गुड्स रिजेक्ट कर दिया या पार्टली रिजेक्ट कर दिया, पूरा नहीं लिया, तो मैं सिर्फ जितना अपने लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो किसी का 1 करोड़ का गुड्स खरीदा मैंने और 10 लाख का रिजेक्शन कर दिया, उसको डेबिट टू ट्रेस कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो मैं 90 लाख का ही पेमेंट करूंगा। तो वो 90 लाख पे ही करूंगा या पूरे 1 करोड़ का, चूंकि बिल तो मेरे 2A में या इधर इनिशियली तो पूरा ही दिखेगा। तो जब 194Q की सिचुएशन हम देखेंगे तो 194Q में लिखा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले तो जब आपको टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड होगा तो हम पूरा टैक्स इनवॉइस पहले आप रिकॉर्ड करेंगे, पूरा टैक्स इनवॉइस आप परचेज डेबिट होगा, पार्टी का जो सप्लायर है उसका अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। फिर बाद में आपने 10 लाख का गुड्स रिटर्न किया है या उसका रिजेक्ट किया तो उसका आप उसको डेबिट मेमो इश्यू कर देंगे। आप उसके लिए जैसे जीएसटी के अंदर हम उसका रिवर्सल करते हैं या डेबिट करते हैं, तो सेलर को तो 90 लाख रिसीव होंगे, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 90 लाख तक है, किंतु बायर को 1 करोड़ ही अपना परचेज अमाउंट मानना पड़ेगा, उसको 90 लाख कंसिडर नहीं करना है। तो इसमें सेल्स रिटर्न, गुड्स रिजेक्शन, 1 करोड़ पे टीडीएस, यस 1 करोड़ पे होगा, 10 लाख का कोई पूरे पे, हाँ टीडीएस में कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ये था। और वैसे आपने जो बताया एक वो स्पेसिफाइड पर्सन का हम लोग जो वहां से देखेंगे, तो अभी जो बातचीत आ रही है कि 2 साल के रिटर्न की कॉपी दो और वो लेने की टीडीएस को, मैं तो बोलता हूँ वो स्क्रीनशॉट सेव करके रख लेना, वो स्पेसिफाइड पर्सन का वो 1 अप्रैल का जो बताया वही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट हो जाना चाहिए। उसमें स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल दी है, पीडीएफ फाइल दे रखिए, वो डाउनलोड करके रखिए। वो 10,000 आदमी का भी अगर किसी इंडस्ट्री को वेरीफाई करना है तो 10,000 लोगों का वहां से जो फाइल आएगी वो पीडीएफ के रूप में आएगी, उसको आप सेव करके रख लें, तो बस पूरे 10,000 आदमी का आपको साल में एक ही बार डाटा वेरिफिकेशन करना। नहीं, पर अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए उसका उस समय तो गड़बड़ था, उसने अच्छा
पर हमें 139 के हिसाब से रिटर्न देखना है, तो वो तो एक बार यदि डिफॉल्ट है तो वो है, वो तो फिर कंटिन्यू रहेगा, उसका क्यूरेटिव तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, तो हायर टैक्स ही काटना है फिर उस केस में। वो आपने बहुत अच्छा। अब एक और बात आती है कि क्या इसमें, बोलिए आप कंटिन्यू करिए। अगर उसने अपना मान लिया असेसमेंट ईयर 2020-21 का रिटर्न मार्च 2021 तक तो फाइल नहीं किया, तो जो इनकम टैक्स से हमने जो स्पेसिफाइड लिस्ट हमने डाउनलोड की है, पैन वेरीफाई किया, उसमें वो डिफॉल्टर आ रहा है। किंतु उन्होंने सर्कुलर में ये कहा है कि अगर उसने बाद में भी किसी को, मान लिया 31 मई उसकी ड्यू डेट बढ़ा दी गई असेसमेंट ईयर 20-21 की, बाद में भी रिटर्न फाइल कर दिया, तो ई वेरीफाई जिस दिन वो अपना ITR कर देगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिफॉल्टर की जो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट है उसमें से उस व्यक्ति का पैन नंबर को रिमूव कर देगा। पर ई वेरीफाई के बाद वो रिटर्न वैलिड फाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफेक्टिव रिटर्न जैसे वो फाइल ही नहीं कर सकता, उसने कुछ तो भी गलत लिख करके फाइल कर दिया, जो रिटर्न प्रोसेस होने लायक नहीं है CPC पे, तो उसे वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है। अब एक और बात है इसमें, जैसे हम लोग TDS में लोअर टैक्स या एग्जम्पशंस ले लेते हैं, क्या इसमें संभव हो सकेगा? नहीं, इसमें लोअर रेट का कोई ऑप्शन नहीं दिया। 206C 1H में, 206AB में, 194Q में लोअर रेट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। अच्छा।